आरडीआई टॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यानी प्रियंका सिंह का बहुत बहुत प्रणाम है। तो उस समय तो मैं जब बहुत छोटी थी जब भी मैं तो उस समय तो माँ को मेरे सब लोग बोलते थे कि क्या बेटी को गाना गवा रही हैं। हाँ। कि सभ्य घर की लड़कियाँ गाना थोड़ी ना गाती हैं, आप ऐसी फैमिली से हैं, आप फलाना कास्ट से हैं तो या आप राजपूत हैं तो ये कौन आपकी लड़की से शादी करेगा। इनफैक्ट यहाँ भी मैं गाना गाती थी तो कई लोग हमेशा परेशान करते थे, कहीं भी माइक ख़राब कर दिया कोई। हाँ। कभी इंस्ट्रूमेंट वाले जो प्ले करते थे म्यूजिशियन, कभी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट वाले ही गाए बजाते थे कि इसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए, या मतलब बहुत सारी अड़चने यहाँ से ही हुई, जबकि उस टाइम मैं सॉफ्टवेयर गाती थी। अच्छा। किन दिन लल की चुनरिया ए राजा जाए विंध्याचल नगरिया हो तनी चलिए। हमें सिर्फ अपनी आवाज़ देनी होती है। तो फिल्म का जो गाना है वो सिचुएशन पे होता है कि फिल्म में हीरोइन का ये सिचुएशन है, हीरो का ये सिचुएशन है, उस पे ये गाना है तो हमने गाया। बिल्कुल। लेकिन जो एल्बम है वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे एल्बम, जैसे मेरा जो एल्बम है वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्या गाती हूँ। ये मेरा पूरा अधिकार है मेरे एल्बम के गाने पे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा गाऊँ। ये अपने हाथ में है। तो मैं, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपको, मुझे आशा है कि आपको आपका जवाब मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको भी प्राउड हो कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। तो यही बोलना चाहूँगी कि, और आप भी जो ये काम कर रहे हैं, कैमरा जो लोग बोलते हैं लेके निकल पड़ो, तो ये आज जो लोग कह रहे हैं कल को यही कहेंगे ये देखो ये लड़का मेरे गांव से कैमरा लेके निकला था, आज देखो कहाँ आज तक या एबीपी न्यूज़ पे रिपोर्टिंग कर रहा है। बिल्कुल। ये मैं इस कैमरे पे आज बोल रही हूँ। हो सकता है कि आने वाले समय में आप वहाँ हो तो मेरी बात याद रखिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरडीआई टॉक्स के रियलिटी शो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करेंगे जो एक छोटे से जिला से बिलोंग करती हैं और छोटे से जिला गोपालगंज से बिलोंग करके एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर बनती हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूँ उसी जिले से मेरी एक बड़ी सिस्टर मैं बोल सकता हूँ, प्रियंका सिंह जी हैं, जो एक गोपालगंज से निकलती हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाकर अपनी एक ऐसी छवि बना लेती हैं जो कि आज बहुत बड़ी चीज़ है। आज उनके लाइफ स्टोरी को भी एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनकी लाइफ में क्या ऑरा है और वो कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करती हैं और आसपास के जीवन में उनका क्या चल रहा है। स्वागत है मैम। आरडीआई टॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यानी प्रियंका सिंह का बहुत बहुत प्रणाम है। थैंक यू मैम। दिस इज़ द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी कि आज मैं आपके साथ अपने शो पे हूँ और मेरा बहुत दिन से सपना भी था, क्योंकि मैं गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है कि आप यहीं से निकलकर आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कमाल कर दी हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस को आप अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा और आज आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो आई हुई है, इसके पीछे की कहानी जो मुझे जाननी है, उसके लिए थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए मैम। मैं गोपालगंज ज़िले की रहने वाली हूँ और मेरा जो जन्म, जो हमारे जो दादा का गांव है वो एक डेरवा है जहाँ पे हमारे पिताजी जन्म लिए, हमारे दादा दादी। और गोपालगंज में मैं पली बड़ी, हालांकि मेरा जन्म कटिहार में हुआ था मेरे मामा जी के यहाँ। ठीक। और लेकिन वहाँ से जो कि परवरिश मेरी जो है वो गोपालगंज में हुई मेरे माता पिता के द्वारा और मेरे दादा दादी, पूरी फैमिली, अंकल आंटी। और मेरी माँ जो है वो शुरू से ही एक समाज सेवी रही हैं। उन्हें समाज की सेवा करने का बहुत शुरू से ही उन्हें अच्छा लगता था। और गोपालगंज में लोग उनको मदर टेरेसा भी बोलते हैं। और मेरे पिताजी क्लर्क थे और बहुत ही ईमानदार क्लर्क थे। कलेक्ट्रेट में जन शिकायत कोषांग में थे क्लर्क। बहुत ही ईमानदार पर्सनालिटी थे और जो भी ऑफिस में जो भी लोग थे सब लोग उनकी ईमानदारी के कायल थे कि इतने ईमानदार हैं मेरे पिताजी। हालांकि अब नहीं है इस दुनिया में, स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ सिंह मेरे पिताजी। और मेरी फैमिली में मेरे दादा जो कि आल्हा के बहुत बड़े गायक थे अपने ज़माने में,
और उन्होंने सेना में भी थे जब आज़ादी की लड़ाई लगी थी, उस टाइम भी वो सेना में भी थे उस टाइम, स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन चूँकि घर परिवार की बहुत सारी जो मजबूरियाँ, उसके बाद जब लड़ाई लगी तो वापस सब अपने घर, सभी डर रहे थे कि हमारे बेटे को कुछ हो जाए, जो भी, तो सब एक अपने घर आए। लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी में उनका नाम है और उन्होंने लड़ाई भी लड़ी स्वतंत्रता की। फिर आला के गायक थे, मेरी माँ बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा गाते थे, मेरे 2 भाई फैमिली में सिंगर थे, बहुत अच्छा गाते हैं जी। तो बचपन से ही परिवार में एक संगीत का माहौल था। हालांकि मेरी फैमिली शुरू से एक एजुकेशनल रही है, माता पिता चाहते थे कि बच्चों को भरपूर शिक्षा भी मिले। और गायकी चूँकि हमारे यहाँ मतलब एक जीन में ही बोल सकते हैं, सभी लोग गाते थे। तो बचपन से ही मैं भी अपने माताजी के, पिताजी के, अपने दादाजी के, सबके मुख से जो फोक गाने हैं जो हमारे यहाँ बजते हैं, भोजपुरी फोक सॉन्ग्स, महेंद्र मिश्र जी के, भिखारी ठाकुर जी के, कजरी, चैता चैती, सोहर, झूमर, जो भी जात, सारी जितने जो सीजनल, माता जी के, शिव जी के, छठ माता के, सारे गाने जो है मेरी माँ, पिताजी सब लोग बचपन से ही सुनती आती थी। घर में हमेशा मेरी माँ गाती थी। और जो कैसेट्स, हृदयानंद सिंह एक व्यास थे, उनका अक्सर हमारी माँ जो है वो हम लोगों को सुनाती थी। बहुत सारी जो ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, वीर रस की, आल्हा उदल की कहानी, या जितनी जो वीर रस की जो गाथाएं थी, सब माँ जो है हम लोगों को सुनाया करती थी, मेरे दादा। तो यहीं से एक शुरुआत हुई और धीरे धीरे फिर मैं ज्ञान भारती स्कूल में पढ़ती थी। हम लोग तीनों भाई बहन उसी में पढ़ते थे। फिर वहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को गोपालगंज में मींज स्टेडियम और अंबेडकर स्टेडियम है, वहाँ पे हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को कार्यक्रम होता था, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। तो वहाँ पे मैंने पहली बार गाना गाया है, मेरे वतन के लोग। मैं बहुत छोटी थी। अच्छा, ये कब की बात है? ये मैं बहुत ही छोटी थी, मुझे लगता है कि, और मुझे उस टाइम ये पता नहीं था कि मैं गा सकती हूँ एक्चुअली। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे एक दीपू सर थे हमारे स्कूल में, उन्होंने मुझे एक छोटा वॉकमैन उस टाइम आता था, उन्होंने दिया और बोला कि ये गाना है, तुम याद करके गा पाओगी क्या? तो मुझे भी लगा कि पता नहीं, मतलब मैं बोले ठीक है सर, मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, बताती हूँ। तो मैं याद करके सुनाई तो बहुत खुश हुए। तो बोले कि ये तुमको परफॉर्म करना है। तो फिर मैंने गाया। मुझे लगता है मैं 4th कक्षा में थी उस समय, 4th या 5वीं या 3री 4थी ऐसे ही। तो वो पहली बार मैंने अंबेडकर स्टेडियम में उस टाइम गाया है, मेरे वतन के लोगों, जो आदरणीय लता मंगेशकर जी का सॉन्ग है, जो मेरी शुरू से ही, बचपन से ही आइडल रही हैं। अच्छा। और फिर मुझे याद है आज भी कि मैं बहुत ही छोटी थी जब मैं इस गाने को गाना शुरू की। तो जो हॉल में जो जितने जो दर्शक वर्ग के थे और जितने जो डीएम्स और एसपी उस टाइम जो भी थे, सब लोग, मतलब एक जो तालियां बजने शुरू हुई, एक छोटी बच्ची थी मैं बहुत ही, तो वो रुकी नहीं, एंड तक बजती रही। और मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। तो फिर वहाँ से सब ने बोला कि अच्छी आवाज़ है, अच्छा गाती हैं। तो मेरी माता जी की इच्छा हुई कि मैं संगीत सीखूँ। फिर वहाँ से एक शुरुआत हुई। हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को ज्ञान भारती स्कूल से मैं भाग लेती थी और हर साल मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। अच्छा। प्रशासन की तरफ से। सारे स्कूल में बचपन से ये चलते आ रहा है। जी जी। और यही सब। फिर बहुत सारे स्टेट लेवल पे प्रतियोगिताएं हुई, विमेंस डे पे, या बहुत सारे युवा महोत्सव, कला संस्कृति विभाग से एक युवा महोत्सव हुआ, यूथ फेस्टिवल, उसमें मैंने भाग लिया। उसमें भी स्टेट लेवल पे मैंने 2nd पोजीशन मिला मुझे, फिर कहीं 1st पोजीशन मिला। तो ऐसे ही बहुत सारा कंपटीशन जीतते आए। और फिर संग्राम आया। हम लोग जिस जिले से बिलोंग करते हैं या हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं आजकल, वहाँ पे एजुकेशन को लोग बहुत महत्वपूर्णता देते हैं। तो कहाँ तक पढ़ी हैं ऐसे? एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? देखिए, एजुकेशन मैंने जहाँ तक बताया, मेरे पिताजी और माता जी चाहते थे कि संगीत तो सीखो लेकिन उसके साथ शिक्षा भी ज़रूरी है। तो मेरे माता पिता चाहते थे कि तुम भले ही गाओ, म्यूज़िक सीखो, लेकिन पढ़ाई भी उतना ही करो जितना। मैं पीजी मैंने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट, एंड मैं ट्रिपल ग्रेजुएशन हूँ और डबल एमए हूँ। अच्छा, आपके लाइफ का एक फेज आया होगा जी, जिस दिन लगा होगा कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में तो जा रहे हैं, लेकिन बहुत यहाँ पे स्ट्रगल है, बहुत मेहनत करना होगा ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है और अप एंड डाउन आ जाता है लाइफ में। लोगों का ताना सुनना, क्योंकि हम लोग जिस माहौल से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को लोग बहुत मतलब नीचे तरीके से देखते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है। और अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं लेक ऑफ एजुकेशन, हमको लगता है कि ये चीज़ें होती है। तो कभी एक ऐसा फेज आया होगा, लगा होगा कि लेट इट बी यार, छोड़ देते हैं, चलते हैं पढ़ाई करें, कुछ बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, ऐसा कोई फेज आया आपकी लाइफ में?
एक्चुअली ये फेज़ तो बचपन से ही रहा मेरे साथ। जब मेरी माँ मुझे म्यूज़िक स्कूल में एडमिशन दिलाई और जब मैंने बहुत सारे मंच पे गाना शुरू किया और सबके बहुत मतलब मोटिवेशन मिला कि बेटी बहुत अच्छा गाती है, इसको आगे बढ़ाइए। मेरी माताजी को सब लोग बोलते थे, पिताजी को, तो वहीं से ही बचपन से ही लोगों ने कहना शुरू किया कि ऐसे जगह की लड़की है गोपालगंज, चूँकि स्मॉल टाउन सिटी है, स्मॉल टाउन है। और अब तो खैर बहुत चेंजेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जिस टाइम मैं आज से मुझे लगता है 15 साल पीछे, 20 साल मतलब 20 साल पीछे, हाँ 20 साल। तो उस समय तो मैं जब बहुत छोटी थी, जब भी मैं, तो उस समय तो माँ को मेरे सब लोग बोलते थे कि क्या बेटी को गाना गवा रही हैं। हाँ। कि सभ्य घर की लड़कियां गाना थोड़ी ना गाती हैं, आप ऐसी फैमिली से हैं, आप फलाना कास्ट से हैं, तो या आप राजपूत हैं, तो ये कौन आपकी लड़की से शादी करेगा। इनफैक्ट मेरे जो रिलेटिव्स थे, जो अपने मेरे खुद के परिवार के आधे लोग, जो हमेशा मेरी माँ को ताना देते थे कि बेटी को गवा रही हैं, मतलब बहुत अजीब अजीब जो आप सुन भी नहीं सकते। लेकिन मेरे माता पिता जो है इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए मुझे, मेरी फैमिली ने मुझे आगे बढ़ाया और मेरे लिए हर कदम पे मेरी पूरी फैमिली जो है मेरे लिए लड़ती रही, समाज से एक तरह से। क्योंकि जहाँ जहाँ भी, इनफैक्ट यहाँ भी मैं गाना गाती थी तो कई लोग हमेशा परेशान करते थे, कहीं भी माइक खराब कर दिया कोई, कभी इंस्ट्रूमेंट वाले जो प्ले करते थे म्यूजिशियन, कभी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट वाले ही गाए बजाते थे कि इसका परफॉर्मेंस खराब हो जाए, या मतलब बहुत सारी अड़चने यहाँ से ही हुई। जबकि उस टाइम मैं शौकिया गाती थी। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं था कि इसको प्रोफेशन बनाना है। और जब मैं प्रोफेशन बनाने के लिए चली इस सिंगिंग को, तो एक महुआ चैनल आया, महुआ चैनल लॉन्च हुआ था, सुर संग्राम, जो कि शुरुआत वहीं से हुई मेरी भोजपुरी, जो एक ऑन स्टेज एक जहाँ पर मैंने गाया। तो सबने बोला कि आपको प्लेबैक सिंगिंग के लिए एक बार मुंबई जाके स्ट्रगल करना चाहिए। तो मेरी माँ मुझे लेके गई, मेरे पिताजी सबने बोला कि ठीक है जाओ, 1 साल के लिए कोशिश करो। लेकिन वहाँ भी जाने के लिए सब रिश्तेदार सारे, बहुत सारे लोग बोले कि अरे कहाँ लेके जा रही हैं मुंबई, वहाँ पे लड़की वापस नहीं आएगी, मतलब बहुत सारा चीज़ जो आप सुन नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे माता पिता, मेरी पूरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे दादा दादी, सारे लोग, पूरी फैमिली, सब लोग मुझे हमेशा ही मोटिवेट किए कि तुम लड़ो, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये एक फैमिली का हमेशा ही मुझे सपोर्ट रहा। यही एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब इंसान किसी को डीमोटिवेट करता है ना, और ताना मारता है और क्रिटिसाइज करता है, तो उस वक्त ना एक मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। जी बिल्कुल। बहुत लोग मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन एक अपना होता है ना, क्या फील हुआ था उस वक्त, मतलब एक तो कुछ होगा यार। एक्चुअली गुस्सा भी बहुत आता था। मैं मेरी माँ की जो बहुत सहेलियाँ आती थी, जो सहेलियाँ बोले तो मोहल्ले की जो आंटियाँ भी, तो वो मेरे मुंह पे ही बोलती थी, गाना गाती हो, पढ़ लिख के कुछ बनना नहीं है तुमको, कि ऐसे परिवार से हो, गाना क्यों गाती हो, गाना मत गाओ। तो मैं उनको कुछ जवाब नहीं देती थी, बस मैं थोड़ा रोने लग जाती थी। फिर मेरी मम्मी देखती थी तो मुझे समझाती थी कि जाने दो बेटा, कोई बात नहीं, समय जवाब देता है, हर चीज़ का वक्त जवाब देता है, इसलिए तुम अपना काम करो, हम तुमको नहीं बोल रहे हैं ना कुछ, हम तो तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं, मेरे माता पिता। तो गुस्सा भी आता था मुझे कि ऐसे बोल रही है, क्यों बोल रही हैं ऐसे। लेकिन जब मैं प्रोफेशन में उतरी तो फिर मेरे अंदर भी एक जिद आ गया, एक जिद कि नहीं, अब तो आर या पार, मतलब या तो हो ही जाए, नहीं तो मतलब ना ही, वैसा बीच का नहीं चाहिए। मतलब जब इंडस्ट्री में आप गई तो वहाँ पे जब प्लेबैक सिंगर के रूप में जब आप कार्य करती थी, या अभी भी जो कर रही हैं, पहला ऐसा गाना कौन था जो आपका बहुत अच्छा चला और हिट किया हो? एक्चुअली वहाँ भी गई तो मेरे लिए सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि मेरा कोई पहचान, कोई गॉडफादर। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये स्ट्रगल का जो फेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। स्ट्रगल हालांकि हर आर्टिस्ट के लाइफ में होता है, और हर किसी का एक अलग अलग एक जर्नी है। लेकिन मेरी जर्नी ऐसी है कि एक छोटे से शहर से उठ के एक लड़की अचानक से मुंबई, अचानक से नहीं, माने कि जैसे कभी मैं बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं गई, जैसे गोपालगंज में ही पढ़ाई करी, तो मेरे लिए एक बड़ा एक सब कुछ नया था कि एक स्मॉल टाउन से सीधे मुंबई चली गई मैं। और ऐसा लगा कि अरे मैं मुंबई में, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं मुंबई में हूँ, ऐसा लगता था। फिर वहाँ पे भी आसान नहीं था, वहाँ भी गाना गाने के लिए जब भी जाती थी काम के लिए, तो चूँकि मुझे मतलब समझ नहीं था कि उस रिकॉर्डिंग माइक पे कैसे गाते हैं, क्योंकि मैंने कहीं से वो, क्योंकि अचानक से वो चीज़ मिला। क्योंकि मैं हमेशा क्लासिकल बचपन से सीखी, शौकिया, मतलब एक मेरी माँ को शौक था कि मुझे संगीत का नॉलेज है, तो मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखी। तो
वो गायकी पता थी, लेकिन जैसे जो प्लेबैक सिंगिंग है वो बहुत डिफरेंट है। उसमें आपको कैरेक्टर को ध्यान में रख के गाना होता है। जैसे कि मुझे एक थीम दिया है कि ये फिल्म का ये सीन है, जैसे सैड सॉन्ग है तो उसमें हीरोइन जैसे मान लीजिए उदास है, उसका ये इस रीजन से उदास है, तो वो रीजन की जो फीलिंग्स है उसको ऐड करके गाना पड़ेगा आपको। आप अपने मन से नहीं गा सकते कुछ भी हम गा के निकल लिए, नहीं। तो वो समझने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि मैंने कहीं से ट्रेनिंग ली नहीं थी कि कैसे गाया जाता है, वोकल ट्रेनिंग है, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग के लिए कभी स्ट्रगल करूँगी। और वहाँ भी कई लोग, जैसे शुरू में बहुत तकलीफ़ें आई, कई जगह जाने पे दिन भर मुझे लगता है कि बिना खाए पिए भी स्टूडियो के बाहर मैं बैठी रहती थी कि कभी कोई एक गाना मिल जाए, मुझे 1-2 लाइन ही मिल जाए गाने के लिए, फिल्म के लिए। तो मुझे लगता है 7-8 साल बहुत स्ट्रगल रहा मेरा, बहुत भीषण, मतलब जो बोलते हैं किसी का कोई वैसा सपोर्ट मुझे नहीं मिला, कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था कि चलो बेटा आओ, और यहाँ ऐसा नहीं था। और धीरे धीरे करके एक सीढ़ी, थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करती थी, लेकिन उससे वो सफलता जो प्लेबैक सिंगिंग में जो थी वो नहीं हुई। फिर 2016 में 15 या 16 में एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया मैंने, कीन दिन ललकी चुनरिया ए राजा, जय विंध्याचल नगरिया हो। ये एक सॉन्ग था जो देवी गीत रिकॉर्ड किया था मैंने। तो और इसमें 3 इस एल्बम में मेरे गाने आए। और एक और गाना था कि आतर पातर पीवा बरत कैसे करिए। ये हाँ, ये पवन जी का एल्बम था जिसमें मेरे 3 सिंगल गाने थे। मधुकर आनंद जी म्यूजिक डायरेक्टर थे। और हालांकि इसके पहले भी मैंने कुछ थोड़े बहुत गाने गाए थे, लेकिन वो उस तरह के, शायद एक सॉन्ग में भी होता है कि कुछ एक वैसा सॉन्ग हो जो पब्लिक सुने या जो भी है। तो ये सॉन्ग लोगों को बहुत अच्छा लगा। पहला सॉन्ग एक यही हिट हुआ था, कीन दिन ललकी चुनरिया ए राजा। इसका थोड़ा सा 2-3 लाइन गुनगुनाएंगे? हाँ, मुझे थोड़ी सर्दी है, बट थोड़ा बहुत मैं गाती। कीन दिन ललकी चुनरिया ए राजा, जाए विंध्याचल नगरिया हो, तनी चली। ये एक सॉन्ग था। और इसी गाने के बाद जब ये गाना हिट हुआ, इसके बाद एक्चुअली रिलीज़ क्या हुआ कि पहले वो गाना, इसके बाद छलकत एक सॉन्ग आया पवन जी की, भोजपुरिया राजा फिल्म थी। तो उसमें मधुकर जी संगीतकार थे और आजाद जी लिरिसिस्ट थे और काजल रघवानी इसमें नई हीरोइन, सब नए थे उसमें। और ये गाना मुझे मिला, मैंने इसका स्क्रैच गाया था, फाइनल नहीं था मेरा, लेकिन सबको मेरी आवाज़ अच्छी लगी। सबने बोला कि नई लड़की है, अच्छा गा रही है, तो इसको रहने देते हैं। तो इसको एक संयोग या किस्मत या क्या बोलिए, हो सकता है कि मुझे ऐसा लगा, इतना स्ट्रगल किया, हो सकता है कहीं ब्रह्मांड को भी मेरे ऊपर दया आ गई होगी, चलो अब तो इसको मतलब कुछ एक वे दे देते हैं, एक रास्ता जो भी है। तो वो वहाँ से एक प्लेबैक सिंगिंग में भोजपुरी राजा फिल्म का एक गाना वहाँ से हुआ। फिर उसके बाद सरसों का सगिया खेसारी जी की फिल्म आई थी, मेहंदी ला के रखना, वो हुआ, हिट हुआ। फिर लइहा बंगलिया से दवाई आतंकवादी फिल्म, बहुत सारे गाने। फिर बैक टू बैक चली ना पिपरवा के तरवा, उसके ओम जी म्यूजिक डायरेक्टर थे। फिर रजनीश जी, सबके बहुत सारे जितने जो म्यूजिक डायरेक्टर, सबके काफ़ी सारे सॉन्ग्स जो है मैंने गाए। और एक के बाद बैक टू बैक बहुत सारे गाने हिट होते चले गए। सड़िया जब जब पहनी क्रैक फाइटर में बहुत सारे गाने दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। और वहाँ से देखिए, आपने तो इतना प्यारा सॉन्ग आप गाई हुई हैं। भोजपुरी फील्ड में अभी बहुत सारा अश्लीलता को लेके मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके और कुछ बताएंगे आप कि मतलब ये क्या है, क्या चल रहा है? ये मेरा मानना तो ये नहीं होता है कि सिर्फ भोजपुरी में ही अश्लीलता है, और जो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, वो तो लैंग्वेज है, और तमिल का भी लैंग्वेज है, महाराष्ट्र का भी लैंग्वेज है। तो हम लोग तो वो गाना सुनते नहीं है, और भोजपुरी का गाना सुन के कुछ ऐसा वैसा मतलब इधर उधर बहुत सारा बवाल हो जाता है। आप उस फील्ड में रहती हैं, तो थोड़ा उसके ऑरा को बताएंगे मुझे? किस टाइप का ऑरा? ये जो चल रहा है कि लोग बोलते हैं कि अश्लीलता बढ़ते जा रहा है भोजपुरी में, इस ऑरा को बताएंगे आप कि आखिर मतलब क्या है ये चीज़? देखिए, इस बारे में मैं यही बोलूँगी कि हर तरह के कलाकार हर इंडस्ट्री में है। और जैसे मैं भी भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, और भी तमाम ऐसे गायक हैं, हीरो हीरोइंस और भी गायिकाएँ, सब तमाम। तो सबकी अपनी अपनी एक थॉट है, और सबका अपना अपना एक विचार है कि वो किस तरह के गाने गाना चाहता है या चाहती है।
और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ अपने दर्शकों से कि अक्सर हर इंटरव्यू में मैं जैसे, हालांकि मैंने बोला है लेकिन शायद हो सकता है कि चीज़ें क्लियरफाई नहीं होती है। क्लियरफाई फिल्म जो है वो अलग है। फिल्म में क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से गाने होते हैं। बिल्कुल। जैसे संजय लीला भंसाली जी की फिल्म, तमाम फिल्में उनकी, रहमान साहब म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत सारे हिंदी के भी गाने जो सिचुएशन पे आधारित होते हैं। जैसे भंसाली साहब के कई ऐसे गाने हैं जो कि या जितने भी जो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड, भोजपुरी, तो फिल्म के जो गाने हैं वो मैं एक बोलना चाहती हूँ कि फिल्म का जो गाना है वो हमारे अधिकार में नहीं है। हम सिर्फ सिंगर हैं उसके, प्लेबैक सिंगर, हमें सिर्फ अपनी आवाज़ देनी होती है। तो फिल्म का जो गाना है वो सिचुएशन पे होता है कि फिल्म में हीरोइन का ये सिचुएशन है, हीरो का ये सिचुएशन है, उस पर ये गाना है तो हमने गाया। बिल्कुल। लेकिन जो एल्बम है वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे एल्बम, जैसे मेरा जो एल्बम है वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्या गाती हूँ। ये मेरा पूरा अधिकार है मेरे एल्बम के गाने पे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा गाऊं। ये अपने हाथ में है। तो मैं, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपको, मुझे आशा है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल। कि एल्बम जो है उसमें मैं जैसा चाहूंगी वैसा गाऊंगी। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये गाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कोई करता है तो फिर अगर आपकी इच्छा नहीं है कि आप वो गाने में अगर असहज महसूस करते हैं तो आप बेशक मत गाइए। लेकिन सबकी अपनी, मैंने क्या बोला, थॉट है, चॉइस है कि आपको क्या गाना है, क्या रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल। अगर आपको आर्ट के लिए काम करना है तो आप आर्ट के लिए काम करेंगे। आपको अगर पैसा सिर्फ कमाने के लिए काम करना है तो वहाँ पे आर्ट नहीं होता है फिर। तो मेरा जो काम है वो एक आर्ट को लेके मैं, कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एक अच्छा गाना हो और मैं अपने साइड से जितना अच्छा उसको निभा पाऊँ। उस गाने की कंपोजिशन को जो भी मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर के द्वारा मिलता है कि ये कंपोजिशन, मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी कंपोजिशन के साथ न्याय कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि जो अश्लीलता के लिए आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी तक तो आप बहुत अच्छा खासा कर रही हैं और सफलता भी प्राप्त कर चुकी हैं। इसके आगे क्या सोची हैं, अब कहाँ मूव करना है? एक आर्टिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार तो कभी संतुष्ट नहीं होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं, बहुत कुछ और अचीव करना है। और हर गाने के साथ मैं सीखती हूँ। हर एक नया सॉन्ग जो मिलता है मुझे, फिल्म का हो या एल्बम का जो भी हो, तो वो उसके साथ मैं एक सीखती हूँ कि इसके साथ और क्या अच्छा मैं गा पाऊँ और क्या अच्छा हो सकता है। तो आगे और बहुत सारी तैयारियाँ हैं और बहुत सारे गाने और आने वाले हैं, हिंदी सिनेमा में भी और भोजपुरी में। तो आप सबके आशीर्वाद से यहाँ भी और भी गाने आएंगे और आ ही रहे हैं। और साउथ इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया है। अच्छा, तो थोड़ा सा मैम इसके बारे में बताइए। जो साउथ इंडस्ट्री में आप काम कर चुकी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बाहुबली आई थी फिल्म, सभी को पता है। बाहुबली फर्स्ट और बाहुबली सेकंड, दोनों में जो भोजपुरी वर्जन है वो, उसके जितने जो फीमेल गाने थे वो मैंने गाए हैं। फिर KGF जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी जो भोजपुरी वर्जन है वो मैंने गाया था। और इन सब फिल्मों में मेरे बड़े भाई साहब ने भी गाया है और मेरे छोटे भाई ने। हाँ, मेल जो सिंगर जो कैलाश खेर की जो आवाज़ है वो भोजपुरी वर्जन में मेरे बड़े भैया भानु प्रताप सिंह जी ने और छोटा भाई राणा प्रताप सिंह, इन लोगों ने भी गाया है जी। तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उन्होंने जैसे ये लोग तो इंडस्ट्री से सिंगर नहीं है, बट फिर भी वहाँ पे इनका भी ऑडिशन लिया गया। ऐसा नहीं कि मेरे भाई इसलिए गाया जी, उनका प्रॉपर ऑडिशन गोल्ड माइंस ने लिया। उनको कई सिंगर्स के उन्होंने लिए, अपने भोजपुरी इंडस्ट्री से भी कई मेल सिंगर, फीमेल, कई लोगों के लिए गए गाने, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। तो फिर उन्होंने हमारे भाइयों की आवाज़ सेलेक्ट की और इन्होंने गाया। तो ये हम सब के लिए एक बहुत खुशी की बात है। अच्छा। मैम एक चीज़ बताइए, इस फील्ड में जैसे सिंगिंग का फील्ड हो या फिर एक्टिंग का फील्ड हो, एक्टिंग तो अपार्ट फ्रॉम दिस है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं या करती हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं करते करते जाते हैं, स्ट्रगल फेज इतना बढ़ जाता है कि उनको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा और वहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको। उनके बारे में कुछ बताइएगा, उनको कुछ सजेशन दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में तो स्ट्रगल फेज बहुत तगड़ा वाला रहा है, बहुत भयंकर। देखिए, ऐसा हर आर्टिस्ट के साथ होता ही है, मेरे साथ भी कई बार हुआ। मैं भी कई बार जैसे जाती थी और आके 2-2, 3-3 महीने घर रह जाती थी। अच्छा। तो माँ फिर बोलती थी कि नहीं कोई बात नहीं, मतलब वापस से मुझे मोटिवेट करके भेजा जाता था कि नहीं जाओ रियाज करो
अपनी गायकी पे फोकस करो, पैसे रुपए की उसमें मतलब उस पे फोकस नहीं रहना चाहिए कि तुमको हिट होना है, फोकस उस पे करो कि तुमको अच्छा गाना है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब फोकस ऑन इट कि ऐसा गाओ कि मतलब लगे कि तुमने ऐसा काम करो कि जीवन में तुमको भी कुछ रियलाइज होना चाहिए, तुमने कुछ अच्छा किया। ऐसा नहीं कि हिट हो गए गाने मतलब और आपको एक सारेगामा का नोट भी नहीं पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस पर मैंने फोकस किया शुरू से ही कि मैं अच्छा बेहतर से बेहतर गाऊं, कोशिश की, आज भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं, आज भी उतनी ही मेहनत करती हूँ जितना उस समय करती थी। और तो ये एक यही बोलूँगी कि कई बार क्या होता है ना, कई लोग इसलिए भी वापस हो जाते हैं कि फैमिली का कई लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता, या कोई ऐसा दोस्त या मित्र या ऐसे रास्ते पे वो भटक जाते हैं जहाँ से उन्हें लगता है कि या तो यहाँ से वापस चला जाऊँ या फिर इसी मतलब दलदल जहाँ पे मैं हूँ उसी में रहूँ, जैसे भी रहूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि आप मेहनत करिए, बाकी कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। अगर कर्म करेंगे तो आज नहीं तो कल फल मिलेगा। अच्छा, अगर कोई प्लेबैक सिंगर बनना चाहता है या चाहती है तो कैसे बन सकते हैं? देखिए, इसके लिए कोई ऐसा स्पेशल मंत्र तो नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा। इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप मेहनत कीजिए, रियाज करिए। स्ट्रगल बोले तो एक सीखने का एक वो है, मतलब एक दौर है जिसमें हम सीखते हैं। स्ट्रगल माने कि संघर्ष, और उस संघर्ष से अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो हमें मजबूत बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग स्ट्रगल से टूट जाते हैं, जैसे मैं भी कई बार, ऐसा नहीं है, कई बार मैं भी वापस आ कि अब मुझे नहीं गाना, अब मैं पढ़ लिख के कुछ बन ही जाती हूँ, IAS IPS या कुछ भी, डॉक्टर। मतलब बचपन से ही मेरा रहता है कि मैं ऐसा नहीं रहूँगी कि मतलब नॉर्मली पढ़े और जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ होता है कि शादी हो गई ऐसा फैमिली, वैसा मैं शुरू से ही मेरे यहाँ नहीं था। मैं चाहती थी कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ, कुछ बनूँ, लेकिन बनूँ, ऐसा था। तो मुझे लगता है कि हम सबकी मेहनत साकार हुई और हमें एक स्थान मिला, एक रास्ता मिला। अभी तो बहुत काम करना है। अभी तो मुझे लगता है कि अभी तो एक शुरुआत ही है और अभी बहुत काम करना है, और पब्लिक और ऑडियंस बहुत प्यार करती है। इसकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ और आगे भी पब्लिक ऑडियंस का प्यार बना रहे, ताकि आगे और भी जो काम मैं करूँ सबको। अच्छा, आपके लाइफ का सबसे बड़ा बिग अचीवमेंट क्या है, जिस दिन आपको लगा होगा वाह मज़ा आ गया, अब यही तो चाहिए था? वो अभी तक बिग अचीवमेंट जो मुझे चाहिए था, हालांकि मुझे लगता है कि किसी भी इंडस्ट्री में भी एक मुकाम पे पहुंचना आसान नहीं होता है। बिल्कुल आसान नहीं। किसी भी मुकाम पे, किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं अपने दर्शकों को बहुत आभार व्यक्त करूंगी जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। लेकिन मैं अभी भी इस जगह को भी ऐसा लगता है कि अभी मेरी शुरुआत है, और अभी जो एक बहुत बिग वाला जो अचीवमेंट जो आप बोल रहे हैं, वो उसका मुझे एक इंतज़ार है। अच्छा, जो मेरा एक शुरू से एक सपना है, वो कि मैं एक हिंदी सिनेमा के लिए भी गाऊं, और मैं कर भी रही हूँ, उस दौर में काम भी कर रही हूँ। और एक दो बड़ी फिल्मों में मैंने गाने भी गाए हैं जो अभी रिलीज नहीं है, और रिलीज होगा तो मैं जल्द साझा करूंगी। हिंदी फिल्म है या? हाँ, हिंदी फिल्म है। और अभी रिसेंटली छठ पूजा पे एक बॉलीवुड सिंगर है कृष्णा बेवरा, उनके साथ मेरा छठ का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग भी आया था। और एक मीट ब्रोज, आपने नाम सुना होगा, बॉलीवुड के बहुत बड़े संगीतकार हैं, उनके साथ मेरा एक भोजपुरी सॉन्ग आया, भोजपुरी है लेकिन वो भी बहुत कमाल का गाना, और वो भी एक ऐसे बॉलीवुड के बड़े संगीतकार हैं, मीट ब्रोज। तो ये भी एक हम सब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि यहाँ की जो फीमेल सिंगर हूँ मैं, और हमने कोलैबोरेट किया बॉलीवुड के सिंगर के साथ। तो ये बहुत एक खुशी की बात, एक प्राउड की बात है हम सभी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, हम सभी भोजपुरी भाषी लोगों के लिए, कि हमारा भोजपुरी ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हम सब ऐसे ही अच्छा काम। बिल्कुल। एक सवाल गोपालगंज के लिए कि जिस जिले से आप बिलोंग करती हैं, आज सफलता भी प्राप्त कर चुकी हैं और लाइफ में बहुत अच्छा कर भी रही हैं, आगे चल के कुछ सोची हैं कि गोपालगंज के लिए कुछ करने के बारे में? कि यहाँ से अभी तो बहुत अच्छे कलाकार भी निकल के आ रहे हैं जी, तो मतलब कुछ तो प्लान होगा कि हाँ गोपालगंज के लिए ये करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ? एक्चुअली गोपालगंज के बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अक्सर हमारे यहाँ, आज से नहीं काफ़ी समय से ही सब लोग आते हैं, जितने जो कलाकार हैं गोपालगंज के। मैं कभी कहती नहीं हूँ ऑन कैमरा, लेकिन अपने साइड से हमेशा ही सबका एक कुछ ना कुछ जो भी मेरे से एक हो पाता है वो मैं कोशिश करती हूँ कर पाऊँ। और गोपालगंज के लिए मेरा एक सपना है कि मैं यहाँ पे एक म्यूज़िक स्कूल ओपन करूँ, और बहुत दिनों से मेरा एक सपना है
कि मैं मेरे शहर में एक म्यूज़िक स्कूल ओपन करूं और उसमें सारी चीज़ें जो हैं, नृत्य, संगीत, योगा और भी बहुत सारे और भी 1-2 ड्रीम्स हैं मेरे, जो मैं चाहती हूं कि मैं यहाँ के अपने ज़िले के जो भी टैलेंटेड जो बच्चे हैं और मैं वो स्कूल इसलिए नहीं कि मतलब उसमें फ़ीस या मतलब फ़ीस तो हालांकि एक उचित एक जो भी है, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिलता है, जो किसी भी पैसे रुपए या किसी भी चीज़ से वंचित रह जाते हैं, तो उनको स्पेशली मैं अपने स्कूल में वो ट्रेनिंग दूंगी गांव-गांव से बच्चों को लाके कि आपके अंदर टैलेंट है तो आप सीखो और इसमें आगे बढ़ो और देश दुनिया में नाम रोशन करो अपने गोपालगंज जिले का। तो ये एक मेरा एक सपना है कि जो लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं उनकी मैं मदद करूं और आगे सबका एक नाम हो अपने अपने। मैम, ओवरऑल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी लाइफ स्टोरी भी कमाल की है और मैं प्रे करूँगा कि आप जैसे कर रही हैं लाइफ में और आगे जाइए और बहुत सारा कार्य कीजिए और गोपालगंज के लिए जरूर, क्योंकि गोपालगंज एक छोटा सा जिला है और यहाँ से निकल के अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं और भविष्य में बहुत सारे लोग आएंगे। मेरे आरडीआई टॉक्स के माध्यम से जहाँ मैं एक रियलिटी शो चलाता हूँ, जहाँ लाइफ स्टोरी के बारे में जानता हूँ, एक वो एक्सप्लोर करता हूँ, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप पूरे ऑडियंस को और पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? या समाज में परिवर्तन है, हालांकि है परिवर्तन, लेकिन अभी भी उतना परिवर्तन नहीं जितना हम सोचते हैं। बिल्कुल। और मैं जिस टाइम में थी, जब भी छोटी, आज से 20 साल पहले, उस समय भी जैसा मैंने आपको बताया कि इनफैक्ट मेरी फैमिली मुझे लगता है कि अगर उतनी मतलब ब्रॉड माइंडेड नहीं होती, जो अपने बच्चों की खुशी और उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं होती, अगर समाज से लड़ने में सक्षम नहीं होती, तो मैं भी शायद आज यहाँ बैठ के आपको इंटरव्यू नहीं दे रही होती। तो मैं भी आज कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी शादी हो गई होती और मैं किसी गांव या शहर जो भी है कहीं भी होती, ऐसे ही फैमिली चला रही होती। लेकिन मेरी फैमिली जो है वो समाज से भी लड़ी और मुझे भी उस काबिल बनाया, मुझे भी मोटिवेट किया कि तुमको डरने की ज़रूरत नहीं, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो मैं उन माता पिता से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहता है या चाहती है, लड़का हो या लड़की, आप बेशक उनको उस फील्ड में आगे बढ़ाइए, उनको प्रोत्साहित कीजिए और ये मत सोचिए कि लड़की है तो कैसे भेजें, लड़का है तो भेजेंगे, क्योंकि लड़का लड़की में वैसे भी कोई फ़र्क नहीं। आजकल तो मैं देखती हूँ कि, सॉरी बुरा मत मानिए, आप भी एक लड़के हैं, लेकिन आजकल लड़कियां जितना करती हैं उतना लड़के शायद मुझे लगता है कि करते हैं, लेकिन हालांकि मैं इस यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। हालांकि मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं, पूरी फैमिली को सबको लेके चलते, मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे बेटे थे, पति थे, समाज के लिए भी बहुत अच्छा सब मेरे माता पिता ने कार्य किया है। तो हमारी फैमिली में तो हमने कभी देखा ही नहीं कि लड़का लड़की में फ़र्क हमने देखा ही नहीं कभी, तो इसलिए हमें इसका उतना लेकिन समाज के लोगों ने आईना दिखाया कि ये लड़की है और ये लड़का है। तो ऐसे लोगों से यही बोलूँगी कि आप फ़र्क ना करते हुए अपने बच्चों को ज़रूर उस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और उस लायक बनाएं कि वो भी अपने आप पे गौरवान्वित महसूस करें और आपको भी प्राउड हो कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। तो यही बोलना चाहूँगी कि और आप भी जो ये काम कर रहे हैं, कैमरा जो लोग बोलते हैं लेके निकल पड़े हो, तो ये आज जो लोग कह रहे हैं कल को यही कहेंगे ये देखो ये लड़का मेरे गाँव से कैमरा लेके निकला था, आज देखो कहाँ आज तक या ABP न्यूज़ पे रिपोर्टिंग कर रहा है। ये मैं इस कैमरे पे आज बोल रही हूँ, हो सकता है कि आने वाले समय में आप वहाँ हो, तो मेरी बात याद रखिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैम जाते जाते एक क्वेश्चन, ये थोड़ा मस्ती वाला क्वेश्चन है, शादी कब कर रही हैं? अभी तो नहीं कर रही। अच्छा, कब तक करने का प्लान है वैसे? फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है, जब होगी तो जरूर आपको जी बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। मैम ओवरऑल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी जो ऑरा है और जो आपके अंदर एनर्जी है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ऊपर तक है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और मेरे चैनल पे आने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन की बहुत प्रीशियस टाइम निकाल कर मेरे चैनल के लिए दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।